हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे रिलायबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है और वो वैलिडिटी से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों की एक क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें हमने जाना था कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का मीनिंग क्या है और उन दोनों में आपस में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पर्पस है रिलायबिलिटी के टाइप्स को समझना। मेनली 4 टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी के, और ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आप लोग आगे की कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। तो रिलायबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से आपको क्या समझ आ रहा है? देखो, आप डेली लाइफ से अगर कनेक्ट करके चीज़ों को समझते हो ना तो आपको पढ़ाई कभी टफ लगेगी और ना ही कभी बोरिंग लगेगी, और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। रिलायबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता, देखो विश्वसनीय आप किसी व्यक्ति को कब कहते हो? अगर हम आम शब्दों में समझें तो आप किसी व्यक्ति को, या मान लीजिए अपने दोस्त को, आप विश्वसनीय कब कहोगे? आप उस दोस्त को विश्वसनीय तब कहोगे जब आपको जब भी ज़रूरत पड़ी वो दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर रहता है। आपने एक बार कॉल किया, आपको नीड थी उसकी, वो आ गया। अगली बार आपको फिर से उसकी ज़रूरत पड़ी, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको कॉल की, वो फिर आ गया। अगली बार फिर से आपने उसको कॉल की, आपको कोई भी काम है और वो आ जाता है। तो आप क्या कहोगे? मेरे ये दोस्त बहुत विश्वसनीय है। क्यों है विश्वसनीय? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है। जब भी आपको ज़रूरत होती है वो फ़ौरन आ जाता है। तो आप उस दोस्त को क्या मानते हो कि वो विश्वसनीय है। तो रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर। रिलायबिलिटी का मतलब ही होता है, इसका कीवर्ड होता है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए अगर आप लोग कोई टेस्ट लेते हो, उसमें जो स्कोर आता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, कोई टीचर टेस्ट लेता है, स्टूडेंट्स का कोई स्कोर आता है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर वो टीचर दोबारा से उस टेस्ट को लेता है और उसमें सेम रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट का, तो उसको हम कहेंगे रिलायबल। क्योंकि जब रिज़ल्ट सेम होते हैं, जब रिज़ल्ट रिपीट करता है अपने आप को, सेम रिज़ल्ट आता है। एक बार आपने टेस्ट लिया, जो उसका रिज़ल्ट आया, कुछ टाइम बाद अगर आप टेस्ट ले रहे हो और उसके बाद सेम रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको, टेस्ट को या फिर उस टूल को आप क्या कहोगे? रिलायबल, कि इसमें रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी टेल्स यू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर्स समथिंग। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितनी तरीके से, मतलब कितनी कंसिस्टेंटली एक मेथड मेज़र कर रहा है, नाप रहा है किसी चीज़ को। ओके, देखो विश्वसनीयता आपको बताती है कि कोई विधि किसी चीज़ को कितनी लगातार मापती है, कितना कंसिस्टेंटली वो उस चीज़ को मेज़र करती है। व्हेन यू अप्लाई द सेम मेथड टू द सेम सैम्पल अंडर द सेम कंडीशन यू शुड गेट द सेम रिजल्ट। जब आप किसी मेथड को अप्लाई करते हो, ठीक है, सेम सैम्पल पर, एक ही बच्चों पर, जैसे मैंने टेस्ट का एग्जाम्पल लिया, आप लोगों ने, आपका सैम्पल है कुछ स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हैं, और आपका मेथड है कि आपको उनका टेस्ट लेना है, आईक्यू चेक करना है। तो आपने कुछ बच्चे चूज़ किए, 10 बच्चे चूज़ किए, उनका एक बार टेस्ट लिया, और उसके बाद सेम कंडीशंस में उनका फिर से आप टेस्ट लेते हो। तो अगर रिजल्ट्स रिपीट होते हैं, दैट मीन्स यू शुड गेट द सेम रिजल्ट। अगर रिजल्ट रिपीट होते हैं तो उसका मतलब है कि टेस्ट रिलायबल है। बट इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, द मेथड ऑफ मेजरमेंट में बी अनरिलायबल और बायस। तो जो मेथड है आपका मेजरमेंट का, जो आपका मेजरमेंट का मेथड है, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो सेम रिजल्ट्स नहीं देता है तो उसको आप रिलायबल नहीं कह सकते, उसको आप अनरिलायबल या फिर बायस मानोगे। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? रिलायबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिलायबिलिटी का मतलब और अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप्स को जानेंगे। देखो, ये एक वेइंग मशीन है, वज़न नापने की मशीन है, वेइंग मशीन। ये मशीन क्या करती है कि हर बार 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बताती है। मतलब बताना चाहिए इसको 150, इनका वेट है 150, और ये हमेशा बताती है 160। मतलब 10 किलोग्राम हमेशा एक्स्ट्रा बता रही है ये। तो क्योंकि ये अपने रिज़ल्ट को रिपीट कर रही है, ये जो कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट 10 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा बता रही है, कंसिस्टेंसी के साथ बता रही है, तो इस मशीन को हम रिलायबल तो कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 किलोग्राम हर बार 10 किलोग्राम ही बता रही है, तो रिलायबल तो है। बट इस मशीन को हम वैलिड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज वैलिड का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें जितनी बतानी चाहिए, इस मशीन को, वेइंग मशीन को
जितना वेट बताना चाहिए, अगर ये इतना ही वेट बता रही है, एग्जैक्ट वेट बता रही है, तब ये कही जाएगी वैलिड। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, रिलायबिलिटी तो है, वेइंग मशीन में रिलायबिलिटी तो है, बिकॉज ये हमेशा 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बता रही है कंसिस्टेंटली, तो इसलिए रिलायबल तो है। बट इस मशीन को हम वैलिड नहीं कह सकते, बिकॉज ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रही। जब ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगी, जितना वेट बताना चाहिए उतना ही वेट बताती है, तब हम इसको कहेंगे वैलिड। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। एक तो चीज़ ये कि अगर कोई चीज़ वैलिड है तो दैट मीन्स कि वो चीज़ रिलायबल भी 100% होगी। बट अगर कोई चीज़ रिलायबल है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैलिड होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि वैलिडिटी गारंटी करता है रिलायबिलिटी की, बट रिलायबिलिटी गारंटी नहीं करता वैलिडिटी की। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, ये मशीन रिलायबल तो है क्योंकि 10 किलोग्राम हमेशा एक्स्ट्रा बता रही है, बट वैलिड नहीं है बिकॉज एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता रही। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड। अब हम समझते हैं कि reliability of score of a test are determined empirically through a statistical procedure called reliability coefficient। अब reliability के स्कोर जो हैं उसको आप कैसे मानोगे, कैसे नापोगे? देखो, किसी परीक्षण के अंकों की विश्वसनीयता अनुभवजन्य रूप से विश्वसनीयता गुणांक reliability coefficient नामक एक सांख्यिकी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की जाती है। किसी भी चीज़ की अगर आपको रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसको स्कोर्स में कैसे आप नापते हो? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की हेल्प से। जब आप रिलायबिलिटी निकालोगे, उसके स्कोर देखोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। द रेंज ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन इज़ फ्रॉम 0 to 1। ये हर बार नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से रिलेटेड। पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना कि रिलायबिलिटी जो चेक होती है उसके लिए जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होता है उसकी रेंज होती है 0 to 1, 0 से 1। अगर 0 है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का जो स्कोर है वो अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि रिलायबिलिटी बिल्कुल 0 है, रिलायबिलिटी नहीं है। बट अगर 1 आ रहा है या 1 के आसपास आ रहा है, जैसे 0.9, 0.8, तो उसको हम रिलायबल मानेंगे। बेसिकली क्या होता है कि 0.8 से जो ज़्यादा आता है वैल्यू वो होता है रिलायबल, और 0.8 से अगर वैल्यू कम आ रही है तो उसको हम कम रिलायबल मानेंगे। जैसे जैसे ये वैल्यू घटती है वो कम रिलायबल होता जाता है, और 0.8 या उससे ज़्यादा है तो रिलायबल है, अच्छा है, मतलब रिलायबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी के टाइप्स। 4 टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी के। सबसे पहला टेस्ट रीटेस्ट, एक होता है इंटर रेटर जिसका दूसरा नाम है इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, थर्ड होता है पैरेलल फॉर्म या फिर इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, फोर्थ वन इज़ इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट हाफ एंड एवरेज इंटर आइटम। इन चारों ही टाइप्स को अब हम अच्छे से समझेंगे कि इन चारों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। जैसे रिलायबिलिटी को हमने नाम से समझा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से आप कैसे कनेक्ट करोगे? अपने दोस्त का एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करोगे कि आपका दोस्त विश्वसनीय कैसे है, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया। अब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को भी आप नाम से कनेक्ट करके याद रखना। टेस्ट रीटेस्ट यानी कि एक बार टेस्ट लेने के बाद दोबारा से टेस्ट लिया जा रहा है। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट्स, स्पेशली व्हेन अ सिमिलर टेस्ट इज रिपीटेड। सिमिलर टेस्ट इज रिपीटेड ऑन ए सिमिलर सैंपल एट अ डिफरेंट टाइम। 2 टाइम होंगे, एक ही टेस्ट होगा और सैंपल भी सेम ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर है, वो अपने कुछ स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है, एक क्लास के स्टूडेंट है मान लीजिए, उनका उसको IQ टेस्ट करना है, ठीक है, IQ टेस्ट करना है। तो सिमिलर टेस्ट, एक ही टेस्ट को वो 2 टाइम पर लेगा, टाइम 1 एंड टाइम 2। पहले उसने टेस्ट लिया और बच्चों का स्कोर देखा, कुछ बच्चों का एवरेज आया, कुछ बच्चों का लो आया, कुछ बच्चों का हाई स्कोर आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद 7 से 8 दिन के गैप पर वो फिर से टेस्ट लेता है बच्चों के IQ का या इंटेलिजेंस का ही, और उसके बाद सेम रिजल्ट अगर रिपीट होते हैं, जिन बच्चों का हाई स्कोर था उनका फिर से हाई आता है, जिनका लो था फिर से लो आता है, और जो एवरेज थे वो फिर से एवरेज ही रहते हैं। यानी कि अगर रिपीट होता है रिजल्ट तो वहाँ पर होगा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो देखो, सिमिलर पीपल हैं, वो सिमिलर सैंपल है और सिमिलर टेस्ट है, एक ही टेस्ट है, लेकिन अलग अलग टाइम पर आपने 2 बार लिया उस टेस्ट को, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और उसके बाद उन दोनों टेस्ट का कोरिलेशन कोफिशिएंट चेक कर लिया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि रिलायबिलिटी होगी या नहीं।
ये होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब दिस टेक्निक इज यूज्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स विच रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एट्रीब्यूट्स चेंजेस ओवर टाइम। देखो, ये टेस्ट रीटेस्ट की जो टेक्निक होती है, जो मेथड होता है रिलायबिलिटी चेक करने का, ये अच्छा मेथड है, बट उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं एट्रीब्यूट्स के लिए इस मेथड को यूज़ करना चाहिए जो फ़ौरन से चेंज नहीं होते, जो स्टेबल रहते हैं। जैसे कि मूड है, आज मूड कुछ और है, अगर आप ऐसा कुछ चुनते हो कि आज मूड कुछ और है, कुछ दिन बाद मूड कुछ और हो जाएगा, तो वहाँ पर गड़बड़ा सकता है आपका रिजल्ट। तो आपको कैसे एट्रीब्यूट्स को चूज़ करना है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड अप्लाई करने के लिए, जैसे कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? आईक्यू जो होता है लोगों का, वो फ़ौरन से चेंज नहीं होता कि आज कुछ और है और 10 दिन बाद कुछ और होगा। जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है, वो स्टेबल रहता है। तो जो एट्रीब्यूट्स स्टेबल रहते हैं, एकदम से चेंज नहीं होते टाइम के अकॉर्डिंग, उन पर हमें लगानी चाहिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। बट जैसे एट्रीब्यूट्स जो एकदम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लाइक मूड, इन पर अगर आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लगाओगे तो वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ऐसे, ये एकदम चेंज हो जाते हैं। बट जो एट्रीब्यूट्स स्टेबल रहते हैं, जिनमें एकदम से चेंज नहीं आता, अगर वहाँ पर आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लगाओगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ये चीज़ थी जो आपको अच्छे से समझनी ज़रूरी थी। अब हम समझते हैं इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी क्या होता है। नाम से मैं आपको बता रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना रहे। टेस्ट रीटेस्ट में एक ही टेस्ट को आप रिपीट कर रहे हो 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटर का मतलब तो आप समझते ही होंगे। देखो, जैसे कि एक होता है इंटर कम्युनिकेशन, एक होती है इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हम खुद से बात करते हैं। और इंटर कम्युनिकेशन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटर रेटर में भी क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वर होते हैं। इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर। इंटर रेटर को ही हम इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी हेल्प्स इन मेजरिंग द लेवल ऑफ एग्रीमेंट अमंग डिफरेंट पीपल दैट ऑब्जर्व और एसेस द सेम थिंग। एग्जाम्पल से मैं इसे समझाती हूँ। जैसे आप लोग डांस शो देखते हो या सिंगिंग के जो कंपटीशन होते हैं वो देखते हो आप टीवी में, जैसे डांस प्लस आता है ना। डांस प्लस में क्या होता है कि जो भी परफॉर्मर डांस करता है, परफॉर्म करता है, उसको रेट करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए 3 से 4 जजेस बैठे होते हैं। वो लोग उसको स्कोर देते हैं, उसको रेटिंग देते हैं, और उसके बाद अगर तीनों का रिज़ल्ट सेम है तो वहाँ पर क्या होता है? रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर तीनों का रिज़ल्ट या फिर जो स्कोर वो दे रहे हैं उनमें फ्लक्चुएशन है, अलग अलग है, एक ने हाई स्कोर दिया, एक ने कम स्कोर दिया, एक ने बिल्कुल ही कम स्कोर दिया, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो कैसे आपको समझना है कि एक ही चीज़ है, उसको ऑब्जर्व करने वाले कितने हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। मान लीजिए 2 लोग हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ही चीज़ को। उसके बाद जो वो स्कोर देते हैं, उन दोनों के स्कोर के बीच रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन लगाया जाता है एंड देन रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, लेट्स टेक द एग्जाम्पल दैट देयर इज़ ए पेंटिंग कॉम्पिटिशन। एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन है हमारी क्लास में, दैट ईच स्टूडेंट इन अ क्लास पार्टिसिपेट। हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा क्लास का, और 2 एक्सपर्ट्स होंगे जो कि रेट करेंगे पेंटिंग स्किल्स को, किसकी? हर एक बच्चे की। 2 एक्सपर्ट्स हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, क्लास के हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, और ये 2 एक्सपर्ट उन बच्चों को रेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। द स्कोर्स प्रोवाइडेड बाय दीज 2 रेटर्स। अब ये जो 2 रेटर हैं, इनके द्वारा जो स्कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आर देन कोरिलेटेड। उन स्कोर्स को आपस में कोरिलेट किया जाता है, एंड द रिजल्टिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द इंटर रेटर रिलायबिलिटी। उन दोनों को, आप जो दोनों एक्सपर्ट ने स्कोर दिए उसका आप कोरिलेट करोगे। कोरिलेट करने के बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लगाओगे, और उसके बाद जो भी स्कोर आएगा वो क्या बताएगा? उसकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी बताएगा। और इस तरह के मेथड को हम क्या कहते हैं? इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रेटर होते हैं और या फिर ऑब्जर्वर होते हैं जो एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और रेट करते हैं। फिर वो जो रेटिंग करते हैं उनका आपस में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालकर रिलायबिलिटी का पता लगा लिया जाता है। वो क्या होगा? हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं पैरेलल या इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल या इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इसको आप कैसे समझोगे? इसको भी नाम से ही आपको समझना है। नाम से अगर आप समझोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पैरेलल या इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट यानी कि एक जैसी। 2 टेस्ट हैं, एक ही जैसे आपने 2 टेस्ट बनाए, सेम डिफ़िकल्टी लेवल होगा, सेम कंस्ट्रक्ट होगा,
क्वेश्चंस अलग अलग होंगे लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल और कंस्ट्रक्ट सेम होगा। एक ही पर्पस के लिए आप 2 टेस्ट बनाओगे। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2 पेपर होते हैं। पर्पज़ एक ही है कि आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। गवर्नमेंट ने टेस्ट बनाए 2, एक शिफ्ट 1 में दिया, एक शिफ्ट 2 में दिया। उनका कंस्ट्रक्ट सेम है, पर्पस सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जाएंगे और टेस्ट देंगे, उसके कुछ टाइम बाद स्टूडेंट जाएंगे और टेस्ट देंगे। तो इसमें क्या है कि पैरेलल फॉर्म, एक जैसे 2 टेस्ट हैं। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ ए टेस्ट। एक ही टेस्ट के 2 वर्जन होंगे, एक ही डिफ़िकल्टी लेवल होगा। यू यूज इट व्हेन यू हैव 2 डिफरेंट असेसमेंट टूल्स और सेट्स ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन टू मेजर द सेम थिंग। एक ही चीज़ मेजर करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन एलिजिबल है, एक ही आपका पर्पज़ है चेक करने का। आपने 2 टेस्ट बनाए हैं एक ही जैसे कंस्ट्रक्ट के। पहले आप बच्चों से टेस्ट लोगे, ठीक है, वो उस टेस्ट को देंगे। उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद आप उस टेस्ट को लेते हो। तो अगर रिजल्ट रिपीट होते हैं, जैसे कि जो पहले टेस्ट में पुअर परफॉर्मर थे वो बाद में जब टेस्ट लिया उसमें भी पुअर परफॉर्मर हैं, या फिर जिन्होंने हाई स्कोर किया था पहले टेस्ट में जो उनसे पहले लिया गया, बाद वाले टेस्ट में भी वो हाई स्कोर ही करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। तो उन दोनों टेस्ट के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना है। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में हमने क्या समझा कि 2 टेस्ट होंगे, डिफरेंट टेस्ट होंगे और टाइम भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पर लिए जाएंगे, लेकिन सैम्पल सेम होगा, एक ही सैम्पल पर अप्लाई किए जाते हैं दोनों टेस्ट। ये आप याद रखना। तो ये क्या हुआ हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इसको भी आप नाम से ही याद रखना। ऑल्दो द पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ असेसिंग रिलायबिलिटी, यद्यपि ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है ये एक एक्सीलेंट मेथड है रिलायबिलिटी को चेक करने का, बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही कंस्ट्रक्ट के 2 इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी पड़ेंगी सेम टेस्ट की, और वो कई बार हो जाता है डिफ़िकल्ट। इसीलिए ये वाला जो मेथड है इसको ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, बिकॉज एक ही डिफ़िकल्टी लेवल का एक ही कंस्ट्रक्ट का 2 टेस्ट बनाना कई बार थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ की डीमेरिट होती है। जैसे टेस्ट रीटेस्ट की हमने डीमेरिट पढ़ी, ऐसे ही इसकी भी ये डीमेरिट है, क्योंकि सेम कंस्ट्रक्ट के 2 सेम टेस्ट बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी एसेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट। एक ही टेस्ट है, देखो एक टेस्ट, दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। एक ही टेस्ट है, यू कैन कैलकुलेट इंटरनल कंसिस्टेंसी विदाउट रिपीटिंग द टेस्ट। यहाँ पर आप टेस्ट को रिपीट नहीं करोगे, एक टेस्ट बना दोगे। ये आपने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये आपने टेस्ट बनाया 100 क्वेश्चंस का। आपने टेस्ट लिया बच्चों से, टेस्ट लेने के बाद आप क्या करते हो, एक ही टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक ही टेस्ट है, सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर टेस्ट ले रहे हो बच्चों से, और टेस्ट लेने के बाद उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ओके, तो एक टेस्ट को एक टाइम पर आप स्टूडेंट को दोगे और उसके बाद उस टेस्ट को आप डिवाइड कर दोगे, और उसके बाद आप रिलायबिलिटी चेक करोगे उन दोनों की, जो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, उनका आपस में रिलायबिलिटी कोरिलेशन कोफिशिएंट आप चेक करोगे। ये होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी कि एक ही के अंदर, ठीक है। इट्स अ गुड वे ऑफ असेसिंग रिलायबिलिटी व्हेन यू ओनली हैव 1 डेटा सेट। आपके पास डेटा सेट 1 है, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, 2 बार टेस्ट लेने की भी आपको नीड नहीं है। यहाँ पर एक ही टेस्ट बनाना है और उस टेस्ट को लेने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और उसके बाद उनका आपस में कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको चेक कर लेना है। इसके लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं, 2 कॉमन मेथड्स आर यूज टू मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब 2 मेथड वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। फॉर ए सेट ऑफ मेजर्स डिजाइन टू असेस द सेम कंस्ट्रक्ट, यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ आइटम्स एंड देन कैलकुलेट द एवरेज। इसमें क्या करना है आपको, इसमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इसमें आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप कोरिलेशन निकालते हो। सपोज 100 क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चनियर के टूल के अंदर, 100 क्वेश्चन का आपने एक क्वेश्चनियर बनाया,
तो हर एक क्वेश्चन का बाकी के सभी क्वेश्चंस के साथ आप पहले कोरिलेशन निकालोगे, उसको आप क्या कहोगे, एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन रिलायबिलिटी। यानी क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ निकालोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 के साथ निकालोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 के साथ, एंड सो ऑन। ये आपको करना है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन का बाकी के सभी क्वेश्चंस के साथ आप कोरिलेशन निकालते हो, इट विल कम्स अंडर एवरेज इंटर आइटम। अब उसके बाद क्या करोगे कि ये जितने भी कोरिलेशन निकले आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट, उनका आप फिर एवरेज निकालते हो, इसीलिए इसका नाम है एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। आपने पहले पेयर्स बना लिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, उस तरीके से। और 1 का अगर 1 के साथ आप कोरिलेशन निकालोगे तो वो परफेक्ट 1 आता है हमेशा, ये भी याद रखना आप लोग। तो इस तरीके से आप करते हो। क्या करना है, एवरेज निकालना है। किसका, पहले जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ एक पेयर बनाइए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट के साथ निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 2 के साथ, एक ही क्वेश्चन का बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चनियर में, उन सब के साथ आप निकालोगे। और उसके बाद आप उनका क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे। उसको क्या कहोगे आप, एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। तो ये हुआ एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन, नाम से आपको याद रखना है। सेकेंड इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ, इसको भी आपको नाम से याद रखना है। स्प्लिट हाफ यानी कि स्प्लिट कर देना, तोड़ देना बीच में से। यू रैंडमली स्प्लिट अ सेट ऑफ मेजर्स इनटू 2 सेट्स। एक सेट है उसको आप 2 सेट्स में क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। आफ्टर टेस्टिंग द एंटायर सेट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके टूल में, उनको सबसे पहले आप इजी टू डिफ़िकल्ट की फॉर्म में अरेंज करते हो। जैसे कि 100 क्वेश्चंस हैं तो उनको आप पहले इजी टू डिफ़िकल्ट की फॉर्म में आप पहले अरेंज करोगे। इजी टू डिफ़िकल्ट की फॉर्म में अरेंज करने के बाद, एक सीक्वेंस में लगाने के बाद, देन आप उनको ओड एंड इवन 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे एंड फिर आप उनका कोरिलेशन निकालोगे। 100 क्वेश्चंस थे, इजी टू डिफ़िकल्ट की फॉर्म में आपने लगाया, उसके बाद आप ओड एंड इवन में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओड मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, उसके साथ 2, 4, 6, 8, इस तरीके से ओड एंड इवन में आपने कर लिया। फिर उसके बाद इनका आपस में आप निकालोगे कोरिलेशन। एक सेट ये हो गया आपका, एक सेट आपका ये हो गया, 2 सेट हो गए। 100 क्वेश्चन का है, 50 इधर आ जाएंगे, 50 इधर आ जाएंगे, 2 सेट हो गए। उन दोनों का आप क्या करोगे, फिर कोरिलेशन निकालोगे। तो उसको आप क्या कहोगे, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या किया आपने, इजी टू डिफ़िकल्ट की फॉर्म में लगाया पूरे क्वेश्चनियर को, उसके बाद ऑड एंड इवन में क्या किया, अरेंज कर दिया। ऑड क्वेश्चंस अलग कर लिए, इवन क्वेश्चंस अलग कर लिए। 2 सेट्स में डिवाइड करने के बाद उन दोनों का जो होगा रिलायबिलिटी कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन निकालने के बाद फिर आप इनको आपस में कोरिलेट करोगे और फिर आप निकाल लोगे रिलायबिलिटी कोरिलेशन। ये होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसको भी आप लोग नाम से याद रखना। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखो, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या था, सेम टेस्ट, एक ही टेस्ट था, सेम पीपल, सेम लोग थे, और सेम नहीं, डिफ़िकल्ट डिफरेंट टाइम, यानी कि एक ही टेस्ट था और आपने एक ही लोगों से लिया। यानी कि मान लीजिए एक ही रिस्पोंडेंट थे, टाइम अलग था। पहले आपने टेस्ट लिया एक ही टाइम पर, उसके कुछ दिन बाद आप उन्हीं लोगों से वही टेस्ट ले रहे हो। सेम टेस्ट, सेम पीपल, डिफरेंट टाइम। दूसरा था इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसमें क्या था, सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। एक ही टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेंटिंग कंपटीशन है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसको जज करने के लिए, उसको स्कोर करने के लिए डिफरेंट पीपल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं और वो उसको स्कोर देते हैं। ये था हमारे इंटर रेटर रिलायबिलिटी में। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में हमने क्या देखा कि डिफरेंट टेस्ट, 2 टेस्ट होंगे लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा, सेम लोग होंगे और डिफरेंट टाइम। पहले एक टाइम पर आप पैरेलल फॉर्म मतलब 2 टेस्ट आप बनाओगे, सेम डिफ़िकल्टी लेवल, सेम कंस्ट्रक्ट के। पहले आप एक लोगे सेम लोगों से, उसके बाद वही टेस्ट आप उन्हीं लोगों से बाद में लोगे। उसके बाद टाइम तो 2 हो गए, लोग सेम हो गए, डिफरेंट हो गया टेस्ट, बस कंस्ट्रक्ट सेम था टेस्ट का लेकिन टेस्ट हो गया डिफरेंट। उसके बाद आप उसका आपस में कोरिलेशन चेक कर लेते हो, ये होता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। उसके बाद हमने देखा था इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसमें क्या था, सेम टेस्ट, सेम टाइम और सेम पीपल, एक ही टाइम पर एक ही लोगों से और एक ही टेस्ट ले रहे हो, इसमें सब कुछ सेम था। तो जैसे कि 100 क्वेश्चंस हैं आपके, आपने टेस्ट लिया बच्चों से, उस टेस्ट को लेने के बाद आपने क्या किया, उसको
स्प्लिट कर दिया। जैसे इसके दो टाइप्स होते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एंड एवरेज इंटर आइटम रिलायबिलिटी। दो मेथड होते हैं। तो आप क्या करते हो, जो आपका टेस्ट है उसको आप बीच में से स्प्लिट कर देते हो और उसके बाद इन दोनों का आपस में कोरिलेशन कोफिशिएंट चेक करते हो। ये होता है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। आई होप आपको ये सारे ही रिलायबिलिटी के टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे, आपके जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हुए होंगे। ये क्लासेस आप लोगों के लिए पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। इंटरव्यू में भी रिलायबिलिटी के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अगर आप लोगों को बाकी के टॉपिक्स भी कवर करने हैं तो जितने भी टॉपिक्स मैं अभी तक कवर करा चुकी हूँ उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। बाकी की यूनिट्स हम जितना भी कुछ कवर कर चुके हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हों, ईजी लगा हो कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, सपोर्ट करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।